आज हमारा नया टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब ये ट्रांसफार्मर है क्या? ठीक है, ट्रांसफॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो देयर इज़ अ टू टाइप्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। एक तो स्टेप डाउन और एक स्टेप अप। ठीक है, अब स्टेप डाउन और स्टेप अप का बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि स्टेप डाउन से क्या मतलब है, स्टेप अप से क्या मतलब है, और ट्रांसफॉर्म का क्या मतलब है। देखिए, ट्रांसफॉर्म का क्या मतलब है, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया था कि एनर्जी को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना ही उसको ख़त्म किया जा सकता है, सिर्फ उसके ट्रांसफॉर्मेशंस को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस ट्रांसफार्मर की हम बात कर रहे हैं उस ट्रांसफार्मर का क्या मतलब है, हम एक हाईएस्ट इनपुट वोल्टेज को या तो लोएस्ट इनपुट वोल्टेज में लेकर जा रहे हैं या लोएस्ट इनपुट वोल्टेज को हम हायर इनपुट वोल्टेज में लेकर जा रहे हैं। ठीक है, अब हमें मालूम है कि हर एक जो इनकमिंग वोल्टेजेस हैं इंडिया के अंदर में वो हमारे पास 11 केवी में आती हैं या 33 केवी में आती हैं, यानी 11,000 वोल्ट या 33,000 वोल्ट। तो आज हम जिस ट्रांसफार्मर की बात करने जा रहे हैं वो है 33,000 वोल्ट पे और 2500 केवीए का ये ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर है। इसमें भी बड़ा ट्रिकी है, आप बड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपके इंटरव्यूज़ में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि बहुत से बच्चे जवाब नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो ये 2,500 केवीए और इसका इनपुट वोल्टेज का जो सोर्स है वो 33,000 वोल्ट है। ठीक है, तो अब देखिए 33,000 वोल्ट और आउटपुट हमारा कितना निकल रहा है, 415 वोल्ट। तो कहाँ 33,000 और कहाँ 415, समझ रहे हैं? तो ये क्या हो गया, 33,000 को हमने ड्रॉप डाउन कर दिया 415 में। तो कितने स्टेप्स हमको नीचे आना पड़ा होगा या क्या क्या रिफॉर्मेशन हमने इनके साथ में की होगी कि हमने वोल्टेज को ड्रॉप डाउन कर दिया। मेरा इसी में आप सबसे क्वेश्चन है कि चलिए हमने ड्रॉप डाउन तो कर दिया, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके इर्द गिर्द आप हर जगह से ट्रांसफार्मर्स को इस्तेमाल करते आए हो, जैसे कि अगर आपने मोबाइल भी लिया तो मोबाइल को आपने क्या किया, 440 वोल्ट लिया और 1.5 या 2 वोल्ट चार्जिंग पे लगाया, समझे? फिर कन्वर्जन किया क्या आपने, एसी से डीसी। यहाँ पर कन्वर्जन एसी से एसी है, तो यहाँ पर दो पार्ट आ गए, एक हायर साइड आ गया, एक लोअर साइड आ गया। ठीक है, जिसको हायर साइड आ गया मतलब 33,000 वोल्ट और जब निकला तो वो 440 वोल्ट। यानी ट्रांसफार्मर के अंदर में जो प्राइमरी और सेकेंडरी की जो हम बात करते हैं दोस्तों, तो प्राइमरी जहाँ से आप इनपुट देते हो, सेकेंडरी जो हम आउटपुट को निकालते हैं। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि इस पूरे ट्रांसफार्मर के अंदर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और किन किन पार्ट्स को एज अ शिफ्ट इंजीनियर, एज अ मेंटेनेंस इंजीनियर, एज अ इलेक्ट्रीशियन, एज अ सुपरवाइज़र आपको क्या क्या ध्यान देना चाहिए। बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम है कि इस ट्रांसफार्मर की डिज़ाइंस पे हम क्या क्या पैरामीटर्स को कैप्चर करते हैं। इस डिज़ाइन पैरामीटर्स से जो उसकी नेम प्लेट्स है, जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, उससे क्या मतलब है, और हम मेंटेनेंस करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। ठीक, दो तरीके के और ट्रांसफार्मर हो जाते हैं, एक ऑयल कूल्ड और एक एयर कूल्ड। ठीक है, ऑयल कूल्ड और एयर कूल्ड। तो आज हम ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर पे क्या क्या सेफ्टीज़ होती है, क्या क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है और हम इन ट्रांसफार्मर से कैसे सेविंग, इलेक्ट्रिकल यूनिट्स की सेविंग कर सकते हैं। तो और मेंटेनेंस करते समय हमें क्या क्या ध्यान रखना है, तो इस जाए आप उसका सही आंसर दे पाओ। तो मैं कैमरा पर्सन से बोलूँगा थोड़ा सा ट्रांसफार्मर के इस प्लेट पे ध्यान दिलाइए। हम एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका केवीए कितना है, 2500 केवीए। ठीक है, 2500 केवीए। अगर इस ट्रांसफार्मर पे कोई भी लोड नहीं चल रहा है
तो ये 33,000 यानी 33 kV का ट्रांसफार्मर है, जो कि प्लस 20% यानी 3,300, मतलब 33,000 में 10% ऐड कर लीजिए 3,300, ठीक है। तो ये 36,600 और माइनस 20% आप कर लीजिए, यानी इसका जो वेरिएंस है वो 33,000 से 10% हायर और 20% लोअर पे काम करेगा, ठीक है। अब जो हम HV और LV साइड की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमारा इनपुट वोल्टेज क्या है 33,000 और आउटपुट वोल्टेज क्या है 433, यानी हायर साइड पे ये जो 43.73 या और LV साइड पे 333.5, इसका मतलब है दोस्तों कि अगर हम 33,000 को 433 से डिवाइड कर दें तो जो उसका आंसर आएगा, यानी उसका मतलब यह है कि 1 एम्पियर करंट अगर आपकी हायर साइड पे चल रही है तो उसका मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वो आपका लोअर साइड का आएगा। तो ये हम आपको अभी थ्योरी करके बताते हैं, ठीक है। अब देखिए जो इसका प्राइमरी साइड है ये डेल्टा है और इसका जो सेकेंडरी साइड है वो स्टार है। मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी आपको बोला था कि हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड स्टार क्यों नहीं रख सकते और डेल्टा क्यों नहीं रख सकते, तो इसका मैं अभी आपको आंसर बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे आ जाइए, तो अगर आपको देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कूलिंग ओनएन, ठीक है। अब इसका ओनएन का क्या मतलब है कि ऑयल नेचुरली कूल्ड एंड एयर नेचुरली कूल्ड, ठीक है। ओनएन का मतलब है ऑयल नेचुरली कूल्ड और एयर नेचुरली कूल्ड, मतलब जो इसमें ऑयल है वो नेचुरली टाइप से एयर से कूल हो रहा है। और कूल कैसे हो रहा है ये भी दिखा देता हूँ मैं। जब ये ऑयल ये फिल्स में आता है, तो ये फिल्स का क्या मतलब है भैया, इसके अंदर में ट्यूबिंग्स है, ये देख रहे हैं ना आप, इसके अंदर में ट्यूबिंग्स है। और जब एयर आती है तो एयर इन्हीं फिल्स के अंदर से गुजरती हुई जाती है, जो कि नेचुरल ड्राफ्ट है। इसमें मैंने कोई पंखे नहीं लगा रखे हैं, जो एयर आई इसके बीच से गई और इसके अंदर जो ऑयल ट्रेवल कर रहा है वो नेचुरल तरीके से एयर के साथ में मिक्सअप होके ठंडा हो रहा है। तो ये प्रोसेस जो है कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। तो अब आपको ओनएन का मतलब समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस में ओनएन के बारे में पूछते हैं। तो ऑयल नेचुरल एंड एयर नेचुरल, ठीक है। नेक्स्ट फेज पे हम आते हैं। इस पे देखिए आपको जो वेक्टर ग्रुप जो दिया हुआ है ये लिखा हुआ है DYN11। बहुत ही अधिक इंटरव्यूज़ में जब शिफ्ट इंजीनियर्स या किसी भी इंटरव्यूज़ में जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो सारे लोग या तो छत देख रहे होते हैं या तो ज़मीन देख रहे होते हैं। तो मेरे दोस्तों DYN का मतलब है जो हायर साइड है वो डेल्टा, जो लोअर साइड है वो स्टार, और चूँकि न्यूट्रल हम इसके साथ में ले रहे हैं तो डेल्टा और स्टार और न्यूट्रल का कॉम्बिनेशन है DYN। अगर हम इसी को YDN कर देते तो इसका प्राइमरी साइड क्या होता, वो होता स्टार, सेकेंडरी साइड क्या होता डेल्टा और उसके साथ में न्यूट्रल। अब आ गया 11 क्या है भाई, ये DYN 11 क्या है। तो 11 का मतलब है दोस्तों, आपने घड़ी देखी होगी, उस घड़ी में छोटी वाली सुई अगर 11 पे है और बड़ी वाली सुई 12 पे है तो कितने डिग्री का फेज एंगल बनाएगी, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का फेज एंगल बनाएगी। यानी जो ये हमारा ट्रांसफार्मर है जिसका वेक्टर ग्रुप DYN11 है, इसका मतलब है ये डेल्टा स्टार न्यूट्रल विथ 30 डिग्री ऑफ अ फेज एंगल, ठीक है। तो ये DYN11 के बारे में आपने समझ लिया। अब हम उसके नीचे पे आते हैं और देखते हैं इम्पीडेंस वोल्टेज। इम्पीडेंस वोल्टेज का क्या मतलब है, इम्पीडेंस वोल्टेज परसेंटेज का क्या मतलब है, मैं आपको बता दूं।
अगर आपने इंजीनियरिंग की है या डिप्लोमा किया है तो जब भी आपने एक एलसी सर्किट्स को बनाया है जिसमें हायर साइड और लोअर साइड, अगर हम लोअर साइड को शॉर्ट कर दें और यहाँ से इनपुट वोल्टेज को पुश करें, ठीक है, तो जो इसकी हाईएस्ट कैपेसिटी है इस ट्रांसफार्मर की, जब ये फुल लोड करंट पर आएगा तो कितने % लॉस को वो डिफर करेगा, ठीक है। तो इसका परसेंटेज है जो IS रिफॉर्म्स में दिया गया है, एक सर्टेनिटी ऑफ द चार्ट है, वो चार्ट मैं अपने थ्योरेटिकल वीडियोस में लेकर आपको दिखाऊंगा, बट इसका जो इम्पीडेंस परसेंटेज है वो है 6.70%, ठीक है, 6.70%। तो 6.70% का क्या मतलब है इम्पीडेंस का? अगर ये मेरा फुल लोड करंट पे चल रहा है ट्रांसफार्मर, ठीक है, तो जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 6% का वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है, 6% का वोल्टेज ड्रॉप होगा, मतलब ये इसकी हाईएस्ट कैपेसिटी मार्क्स है। अब आपने अगर इसको समझ लिया तो मेरे हिसाब से आपने आधी चीज़ें ट्रांसफार्मर के बारे में समझी हैं। हम थोड़ा सा और आगे कैमरा पर्सन्स को बोलेंगे कि थोड़ा सा आप ये वाइंडिंग की पोजीशनिंग को दिखाइए। इस पोजीशनिंग में अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से लेके 16 तक की पोजीशन दी गई है, ठीक है, 16 तक की पोजीशन दी गई है। और ये 16 तक की पोजीशन आपको ये दर्शाता है कि अगर आपका टैप पॉइंट, अगर आपका सेलेक्टर टैप पॉइंट अगर 7 पे है तो इस 7 का क्या मतलब है, या टैप पॉइंट आप सपोज कर लीजिए 1 पे है, तो ये 1 पे अगर ये ट्रांसफार्मर रहेगा तो 26,400 वोल्ट आउटपुट देगा। 2 पे रहेगा तो 27,060 का वोल्टेज देगा। अगर ये 3 पे रहेगा तो 27,720 का वोल्टेज देगा। इसका मतलब है कि पर वोल्टेज जो है, जो डिफरेंस आपके पास मिल रहा है वो मिल रहा है ऑलमोस्ट 26,400 660 का, ठीक है। एक टैप से दूसरे टैप पे चेंजेस में आपको 660 वोल्ट का हायर साइड में डिफरेंस मिल रहा है। अब वो हायर साइड के डिफरेंस का क्या मतलब है दोस्तों? अगर हम इस ऑन लोड टैप चेंजर्स की बात करें तो आप देखिए 2 तरीके के टैप चेंजर्स होते हैं, एक होता है ऑफ लोड और एक होता है ऑन लोड। अगर हम ऑफ लोड की बात करते हैं तो हमें मैन्युअली जो है टैप को चेंज करना पड़ेगा। जो भी हमारे पास इनपुट वोल्टेज आ रही है उस इनपुट वोल्टेज को मैच कराने के लिए, जैसे सपोज कर लीजिए कि हमारा इनपुट वोल्टेज जो है 26,400 आ रही है और हमें उसको 33,000 तक करना है, तो हमें कहाँ पर काम करना पड़ेगा? OLTC से काम करना पड़ेगा, ठीक है, OLTC से आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब OLTC जो है डायरेक्टली हमारी HV वाइंडिंग से जनरेट होती है, एक यानी ये हायर साइड वोल्टेज को कंट्रोल करती है। या तो आप मैनुअल कंट्रोल कराओगे या तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल कराओगे। ऑटोमेटिकली कंट्रोल कराने का सेंसेस क्या है? जो आपका रिमोट टैप चेंजर कंट्रोलर पैनल है, जो भी वोल्टेज इनपुट आ रही है वो सेंस करेगा, वो सेंस करके OLTC को भेजेगा। OLTC जो है अपना वोल्टेज टैप चेंज करेगी। अब ये टैप चेंज कैसे करेगी आप आगे देखेंगे, तो मैं इस हैंडल को मैनुअली जरा घुमा रहा हूं। कितने पर आ गया? 3 नंबर पे। चार नंबर पे। तो ये तो है मैनुअल ऑपरेशन, ठीक है। अब ऑटो ऑपरेशंस में हमारे पास यहाँ पर ऑटोमेटिकली मोटर लग जाती है। जो मैं ये मैनुअल से काम कर रहा हूँ या जो मैं एंटी क्लॉकवाइज काम कर रहा हूँ और ये जो मैं क्लॉकवाइज काम कर रहा हूँ, ये सारे काम मोटर सेल्फ सेंसेस पे काम करेगी, ठीक है। बहुत से ऐसे ट्रांसफार्मर आते हैं दोस्तों
जिसमें OLTC जो है इनबिल्ट रहती है, ठीक है, OLTC इनबिल्ट रहती है। उस OLTC के जो इनबिल्ट होने के कारण आपका जो मैनुअल या ऑटो है, आप उसमें मैनुअल टैप चेंज नहीं कर सकते हो, उसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही या इलेक्ट्रोमैकेनिकल से ही चेंज ऑटोमेटिकली करना पड़ेगा। तो मैं रिकमेंड ये करता हूँ, आप हरदम ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आप ट्रांसफार्मर सिलेक्शन कर रहे हैं या ट्रांसफार्मर को ऑप्ट कर रहे हैं, तो मेरा रिकमेंडेशंस, इस 24 साल का एक्सपीरियंस ये कहता है कि कभी भी इनबिल्ट टैप चेंजर्स को यूटिलाइज करने से अवॉइड करें। इवन एक्सटेंडेड OLTCs को यूज़ करें, ताकि कभी भी अगर ऑपरेशंस के समय में टैप अगर फंस जाता है या टैप में कुछ खराबी आ जाती है, तो एटलीस्ट आप उसको मैनुअल ऑपरेशन कर सकते हैं। इनबिल्ट में भी आप मैनुअल ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर इनबिल्ट में कोई प्रॉब्लम OLTC में आ गई तो आप ट्रांसफार्मर को यूज़ में नहीं ले सकते हो। इसलिए मैं हरदम रिकमेंड करूँगा इस चैनल के माध्यम से कि जो भी आप ट्रांसफार्मर को सेलेक्ट करें, एक्सटेंडेड टाइप ऑफ OLTCs को यूज़ करें, जो कि आने वाले भी समय में या इंटरनल समय में या ऑपरेशन करते समय में आपको बहुत सुविधा होगी। ठीक है, तो ये तो हो गई बात कि हमने टैप चेंजेस को हमने क्या क्या कर लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इस ट्रांसफार्मर में सेफ्टी क्या क्या है और इस ट्रांसफार्मर में हम सेफ्टी क्या क्या दिखा सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम एक दूसरे ट्रांसफार्मर के ऊपर पे चलते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, ये चार्ज ट्रांसफार्मर है। इसमें जो आप OTI देख रहे हैं, ये है ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर और ये है वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। ठीक है, ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर और वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। अब ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर और वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर से मतलब क्या है, ये सेफ्टी कहाँ से आ गई? तो दोस्तों, जो हमारा डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है या जिसको हम कहते हैं एडी करंट, ओके, उस डाई इलेक्ट्रिक मीडियम या एडी करंट को जब कोई भी एनर्जी ट्रांसमिट होगी तो वो हीट छोड़ेगी ही छोड़ेगी। तो उस हीट को डेसिपेट करने के लिए हमें एक रिसोर्स चाहिए होगा, चाहे वो ऑयल हो, एयर हो, कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक है, जो कि ग्रैब कर सके हीट को। तो यहाँ पर हमने ऑयल यूज़ किया है। ठीक है, बताऊँगा। तो इसमें जो वाइंडिंग टेम्परेचर है, तो वाइंडिंग टेम्परेचर हरदम हाई होता है इन कंपैरिजन ऑफ ऑयल टेम्परेचर। ठीक है, अगर हमने वाइंडिंग टेम्परेचर को 80 डिग्री पे रखा है तो हमारा ऑयल टेम्परेचर कितना होगा? 5 डिग्री या 6 डिग्री कम। ठीक है, अगर हम वाइंडिंग 80 है तो ऑयल क्या होगा? 75 होगा। अगर हमारा वाइंडिंग 65 है तो हमारा ऑयल क्या होगा? 60 होगा। तो दो सेफ्टीज़ हमारे पास आ गई, वाइंडिंग टेम्परेचर की और ऑयल टेम्परेचर की। अब आइए कंजर्वेटर और इसके बीच में हमारे पास एक बकॉज रिले लगी है। यह है बकॉज रिले। बकॉज रिले का क्या मतलब है? बकॉज एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने इस रिले को इन्वेंट किया और इन रिगार्ड्स हमने इस रिले का नाम दिया बकॉज। ठीक है, बहुत से मैं R&D कर रहा था तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि लोगों ने बकॉज रिले के बारे में बताया कि मैंने बकॉज रिले इज़ अ सेफ्टी, जो कि अगर ऑयल के बीच में कुछ भी डिफ्लेक्शंस होती है तो ऑलमोस्ट ट्रिप कर जाएगा। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। बकॉज रिले का जो प्रिंसिपल है, सबसे पहला प्रिंसिपल ये है कि अगर कोई भी वैक्यूम या ड्यूज़ जनरेट होती है तो सबसे पहले बकॉज अलार्म देता है, आपको चेतावनी देता है। अगर उस चेतावनी पे अगर आपने कंट्रोल कर लिया तब तो ठीक है, और नहीं तो अलार्म देने के बाद तब कट ऑफ होता है। ठीक है, पहले अलार्म देता है और फिर कट ऑफ होता है। तो इसका पूरा प्रिंसिपल हम आपको थ्योरेटिकल में बता रहे हैं, इसकी कैलकुलेशंस भी है, कैसे काम करता है। ये एक तरीके का फ्लोटर वॉल्व है।
कि अगर कोई जनरेशन, ठीक है, वैक्यूम या आपका ड्यूज जनरेशन्स हो जाती है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, एक प्रेशर बिल्ड करेगी। जब वो प्रेशर बिल्ड करेगी तो ये जो फ्लोटर है, ये फ्लोटर क्या करेगा, उठता हुआ जाएगा, इस पॉइंट पे आके टच करेगा, अलार्म देगा, फिर भी अगर आप नहीं देते हो इस पॉइंट को आगे बढ़ता जाएगा और एनसी पॉइंट पे चला जाएगा और एनसी पॉइंट पहुंच के वो ब्रेकर को ट्रिप करा देगा, ताकि ट्रांसफार्मर के अंदर में किसी भी कारण से कोई व्यवधान आया है तो इसमें आगे और रुकावट ना पड़े या जले ना, इसलिए हमने बकॉज रिले को एज अ सेफ्टी डिवाइस यूज़ किया है। बहुत मज़ेदार बात मैं आपको बताता हूँ, बहुत से साइटों पर, 2-3 साइटों पर मैंने देखा कि जो प्रोजेक्ट सर्विस कंपनीज़ हैं वो बकॉज रिले को उल्टा लगा देती है, ठीक है। तो बकॉज रिले को जब भी आप एज अ शिफ्ट इंजीनियर, एज अ इंजीनियर, एज अ टेक्निकल मैनेजर कभी भी काम करें तो बकॉज रिले पे एक देखिए, इधर आइए, आपको दिखाऊंगा ऊपर की तरफ, ठीक है, ऑयल का जो फ्लो है जो वो हरदम कंजर्वेटर की तरफ दिखा रहा है, यानी बकॉज रिले को सीधे लगाना है या टेढ़े लगाना है, ठीक है। तो जो उसका एरो मार्क है वो कंजर्वेटर की तरफ पर है, और कंजर्वेटर का मतलब है कि बकॉज रिले की पोजीशनिंग किस तरफ होनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो ऑयल का जो फ्लो है उसके अपोजिट में अगर आप लगा दोगे तो बकॉज रिले काम नहीं करेगा। ये है हमारा कंजर्वेटर, ठीक है। कंजर्वेटर का क्या मतलब है कि हमने इसमें क्या किया है, ऑयल भरा है, ऑयल का मूवमेंट अप्स एंड डाउन्स होगा, गर्मियों में बढ़ जाएगा, सर्दियों में घट जाएगा, तो ये इसको टॉप अप करने का काम करता है। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कभी भी कंजर्वेटर को 100% पे मत फुल करिएगा ऑयल से, हरदम 3/4 यानी आधा और आधे का आधा, ठीक है। अगर हम एक सर्किल को 4 पार्ट में बना देते हैं, 1, 2, 3 और 4, तो इस कंजर्वेटर में अगर जितना भी ऑयल, अगर 100 लीटर ऑयल आ रहा है तो सिर्फ आपको 75 लीटर ही ऑयल डालना है। अदरवाइज़ अगर ये फुल हो गया तो फिर आपका अंदर में वैक्यूम जनरेट कर देगा और आपकी सारी ट्रिपिंग्स को स्टार्ट कर देगा, ठीक है, और ऑयल आपका फ्लो होने लगेगा, ठीक है। तो कंजर्वेटर में देखा, कंजर्वेटर के नीचे आपने देखा ये एक ब्रीदर है, ठीक है। ब्रीदर के अंदर में क्या है, सिलिका जेल है। अब ये सिलिका जेल की पोजीशनिंग देखिए दोस्तों कि आखिर इस ब्रीदर का काम क्या है, ठीक है। इस ब्रीदर का वही काम है जो सांस और बहू का है। सांस अगर हार्ट है तो बहू लंग्स है, ठीक है। अगर हार्ट आपका चल रहा है, पंपिंग कर रहा है, तो उसको एयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर हमारी बॉडी में देखें तो देखिए हर एक प्रिंसिपल अपनी बॉडी के हिसाब से बनाई गई है। तो अगर हार्ट अगर पंप कर रहा तो उसको एयर जो है लंग दे रहा, ठीक है। अगर ये ट्रांसफार्मर हमारा एनर्जाइज है तो इसको भी हमें एयर लेने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ अगर एयर नहीं मिलेगी तो क्या होगा, वैक्यूम जनरेट हो जाएगा, वैक्यूम जनरेट हो जाएगा तो ऑयल मूव नहीं करेगा, ऑयल मूव नहीं करेगा तो ऑयल स्टेगनेंट रह जाएगा, ऑयल स्टेगनेंट रह जाएगा तो हीट ऑटोमेटिकली उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। तो ये सर्कुलेशंस ऑलमोस्ट चलता रहेगा। तो ये हम ब्रीदर की तरह यूज़ करते हैं, तो ये एक ट्रांसफार्मर की नाक बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको नीचे देखोगे इसका, तो जो एयर हमारी यहाँ से सक हो रही है, बहुत लोग जो है वो उस पर ऑयल जो है निकाल देते हैं। तो अगर आप ऑयल निकाल दोगे तो पानी के ड्यूज़ ऊपर आ जाएंगे, और जब अगर पानी के ड्यूज़ अगर आपके ऊपर आ गए तो ये जो आप नीला कलर देख रहे हो ये क्या हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा। तो बहुत ध्यान देना है, जहाँ पर ये पिंक कलर हो जाए वैसे ही आपको इस सिलिका जेल को चेंज करना है या रिचार्ज करना है। पिंक होने का मतलब क्या है कि ये सिलिका जेल में मॉइस्चर आ चुका है। तो सिलिका जेल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि मॉइस्चर को ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है, ठीक है, और अंदर अपने आप सोख लेता है, ठीक है। आइए इधर, इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ऊपर दिखाइए जरा, छोड़िए इस तरफ में, ये देखिए उधर, ये है आपका थर्मोकपल, ठीक है।
अब इसमें थर्मोकपल जो आपकी सेंसेस है इसके अंदर में जहाँ पर हम डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, उसमें जो हमारा कंजर्वेटर से ऑयल में भी टैंक पे ऑयल आ रहा है और उसमें भी जा रहा है, तो थर्मोकपल जो है उस ब्रीदर के नीचे पे लगा हुआ है, रखा हुआ है। मैं ये करूँगा जरा सा कैमरा पर्सन्स को कि आप ये वाला एरो दिखाइए बकॉज रिले का। आप एरो देख रहे हैं, तो एरो किधर दिखा रहा है? कंजर्वेटर की तरफ पे, ठीक है। तो इसमें एक थर्मोकपल है। थर्मोकपल आपका जो टेम्परेचर है उसको सेंस करके आपको बताता है, ठीक है। तो आप में 5 सेफ्टीज़ मैक्सिमम, अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर में आप हमें 5 सेफ्टी बताओ, तो कौन कौन सी बताओगे आप? वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, बकॉज रिले, कंजर्वेटर, ठीक है, एक्सपेंशन वाल्व, अगर आप वो देखेंगे तो एक्सपेंशन वाल्व, सिलिका जेल, आपका ब्रीदर, ठीक है, और OLTC का मास्टर ट्रिप रिले, अर्थ फॉल्ट रिले, ठीक है, एंड शॉर्ट सर्किटिंग रिले, ठीक है। ओवर करंट भी आती है और अंडर वोल्टेज भी आती है। तो ये 6 से 7 सेफ्टीज़ इस ट्रांसफार्मर के अंदर में होती है। अब जो ट्रांसफार्मर में अगर आप नीचे देखो तो ये पोजीशनिंग इसलिए दी गई है, हर ट्रांसफार्मर के ऑयल की एक BDV वैल्यू होती है जिसको कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है। तो 3300 kVA के अगर ट्रांसफार्मर में या 11 kVA के ट्रांसफार्मर में जो भी ऑयल यूज़ हो रहा है, हर साल आपको उसकी VDV वैल्यू टेस्ट करा लेनी चाहिए। इसलिए क्योंकि इसमें एयर्स आ रही हैं, एयर्स इसके साथ घुल रही हैं, मिल रही हैं, तो ऐसा ना हो कि कंटेंट ऑफ वाटर हाई हो जाए जिससे ट्रांसफार्मर के ऊपर पे इम्पैक्ट आए, और अगर ट्रांसफार्मर के ऊपर पे इम्पैक्ट आएगा तो शॉर्ट सर्किटिंग होगी। तो BDV वैल्यू आपकी कितनी होनी चाहिए? 60 kV RMS रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे ट्रांसफार्मर के बारे में ये पूछी जाती है, और जिसमें बच्चे जो हैं कभी गलत आंसर दे देते हैं, कभी सही आंसर दे देते हैं। अब OLTC हम बता रहे थे, ऑन लोड टैप चेंजर, ऑफ लोड टैप चेंजर। तो जो ऑन लोड टैप चेंजर है ऑटोमेटिकली वोल्टेज को इनपुट पे सेंस करेगा, RTCC को देगा, RTCC जो है हमारे OLTC को देगी, ठीक है। एक प्रोसेस हो गया। अब देखिए, अब हमें इसकी सेफ्टीज़ को और देखना है। तो जो हमारा मार्शल बॉक्स है, तो उस मार्शल बॉक्स पे 5 सेफ्टीज़ आती हैं दोस्तों। ऑयल टेम्परेचर, वाइंडिंग टेम्परेचर, बकॉज रिले, ठीक है, शॉर्ट सर्किटिंग, थर्मल एग्जीक्यूशन, ठीक है, ओवर वोल्टेज, ठीक है। तो ये सारा जो है आपके VCB के सेफ्टी पे, VCB के आइसोलेटर सेफ्टी पे ले लेते हैं। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम आई, इमीडिएटली ब्रेकर जो है आपका ट्रिप कर जाएगा और आपका ट्रांसफार्मर सेफ हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसफार्मर में हमने स्टार और डेल्टा की बात की थी कि इसकी प्राइमरी साइड डेल्टा क्यों होती और सेकेंडरी साइड स्टार क्यों होती, क्योंकि न्यूट्रल तो हम सेकेंडरी साइड में भी दे रहे, तो हम न्यूट्रल जो है प्राइमरी साइड में दे देते। तो दोस्तों इसलिए नहीं होता क्योंकि हर एक ट्रांसफार्मर 2% का लॉस झेल ज़रूर लेता है, लेकिन अगर हमने इसको उल्टा कर दिया और हमने स्टार पे कनेक्शन दे दिए प्राइमरी साइड को, डेल्टा पर दे दिया हमने सेकेंडरी साइड को, और न्यूट्रल हमने एडिशनल जो दिया ही है, गलती से अगर आपका न्यूट्रल फेल हो गया या कट हो गया तो फेज़ और न्यूट्रल क्या होगा, जो न्यूट्रल है वो फेज़ बन जाएगा, और फेज़ टू फेज़ होने से आपके इक्विपमेंट जल जाएंगे। तो जहाँ पर 220 की ज़रूरत थी वहाँ पर आपको 400 मिल गया, जिस इक्विपमेंट में 220 वोल्ट की ज़रूरत थी वहाँ पर 400 मिल गया, तो आपका इक्विपमेंट जल जाएगा। इसलिए हम ट्रांसफार्मर को हायर साइड हम डेल्टा रखते हैं और प्राइमरी साइड स्टार रखते हैं, ताकि आपका इक्विपमेंट सेफ रहे, आपका इक्विपमेंट पे कोई कंज्यूमेबल इक्विपमेंट्स पे कोई असर ना पड़े और आपका इक्विपमेंट चलता रहे। इसलिए हम स्टार और डेल्टा का कन्वर्जन रखते हैं। जिस DYN11 की मैंने बात की थी, ये ट्रांसफार्मर डेल्टा स्टार न्यूट्रल 11 इज़ अ फेज एंगल,
ठीक है। 11 क्या है इसका फेज़ एंगल, और फेज़ एंगल कितना है 11 नंबर की घड़ी बता रही है, तो 11 नंबर की घड़ी बताने का मतलब क्या है 30 डिग्री, ठीक है 30 डिग्री। ओके, अगर यही हमने DYN 11 की जगह पे हमने 9 रखा होता तो घड़ी क्या बता रही होती, छोटी वाली सुई 11 पे या 12 पे और बड़ी वाली सुई ये, तो फेज़ एंगल कितना आ गया भाई 90 डिग्री, ठीक है। अभी कितना आ गया 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ओके, तो ये है DYN का मतलब थ्योरेटिकल पोर्शंस पे इस पे कैसे कैलकुलेशंस करते हैं, कैसे कैसे हम सेफ्टीज़ को एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे कैसे हम एनर्जी सेविंग करेंगे, इसके बाद में हम थ्योरेटिकल पोर्शंस पे आ रहे हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आगे थ्योरेटिकल पोर्शंस को देखना मत भूलिएगा, सारे कैलकुलेशंस आपको उस पर मिल जाएंगे, आपकी सारी फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट वीडियोस में बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए रुपेश श्रीवास्तव के चैनल को, नए वीडियोस को, और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।